आप सभी को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष की विफलताएं या गुट निरपेक्षता आंदोलन की असफलताएं। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी संगठन हो, ठीक है, या कोई भी एक अच्छी पॉलिसी हो, उसको मानने वाले भी मिलेंगे और ना मानने वाले भी मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, हर चीज़ की तारीफ भी होती है और कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। उसी तरीके से गुट निरपेक्षता के आपने अच्छे अच्छे गुण देखे कि वो बनाएगी हर देश के अकॉर्डिंग, हर समय के अकॉर्डिंग ठीक थी। ठीक है ना, तो इसको मानने वाले भी बहुत हैं और आज वर्तमान में ये स्थापित भी है। लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी है, ठीक है, जो लोगों ने करी हैं। चलो उसको आज हम पढ़ेंगे। पहला है कि गुट निरपेक्षता बोला गया है कि गुट निरपेक्षता जो है ना, अवसरवादी और काम निकालने वाली नीति है। ठीक है, यानी कि ये जो नीति बनाई गई है नव राष्ट्र देशों के द्वारा, ठीक है, ये बोलते हैं कि जो गुट निरपेक्षता की नीति है बस ये अपना उद्देश्य पूर्ण करती है, बाकी किसी भी चीज़ में अपना योगदान नहीं देती। देखते हैं, आलोचकों के अनुसार गुट निरपेक्षता एक अवसरवाद और काम निकालने वाली नीति होकर रह गया है। ठीक है, और गुट निरपेक्ष देश सिद्धांतहीन है, यानी कि कोई प्रिंसिपल्स नहीं है इनके, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग बदल जाता है। ये देश दोनों गुट से अत्यधिक लाभ प्राप्त करने और जिसका पलड़ा भारी हो उसकी ओर मिल जाने का ध्येय रखते हैं। ठीक है ना, मतलब इसका रवैया कैसा है, जिसका पलड़ा भारी होगा उसकी तरफ चले जाते हैं। क्योंकि देखो ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, क्योंकि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था 1945 से लेकर 1991 तक, तो दो महाशक्तियाँ सामने थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों से दूरी बनाए रखना ही नाम का उद्देश्य था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। ठीक है, इनसे दूरी बना के रखो ना। हम पूंजीवाद का समर्थन करते हैं ना ही साम्यवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है, और उस टाइम इसका एजेंडा क्या था, सैनिक संगठनों से दूर रहना। लेकिन 1991 तक आते आते यूएसएसआर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वार्सा पैक्ट सैनिक संगठन भी ख़त्म हो गया, विचारधारा भी ख़त्म हो गई। तो फिर अब बचा क्या, अब यूएसए बचा। ठीक है, अब यूएसए बचेगा तो इसकी विचारधारा का भी अब हमें क्या करना पड़ेगा, समर्थन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज नाम का जो उद्देश्य है वो क्या है भाई, आर्थिक विकास करना, और वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद में भी दिखाई देता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली बात है, तो ये इस तरह के एलिगेशन लगाना तो लाजमी है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि गुट निरपेक्षता की नीति कुछ इस प्रकार की है, जिसका पलड़ा भारी होता है ये उसकी तरफ झुक जाता है। क्या करें, इसको स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी कह सकते हो, कहने वाले कुछ भी कहें। संकुचित, संकुचित का मतलब होता है थोड़ा ये सिकुड़ा हुआ है। गुट निरपेक्षता का दायरा बहुत क्या है, सीमित है। सारी, क्या लिखा है ये गलती से नोट ही लिख दिया, इसका मतलब होता है नीति। सारी नीति गुटों की राजनीति के आसपास घूमती है, या तो गुट के आपसी झगड़ों में पंच बनने की कोशिश करना, या दोनों से अलग रहते हुए एक के केवल इतने समीप जाने का प्रयत्न करना कि दूसरा बुरा ना मान जाए। यदि दूसरे के बुरा मानने का डर है तो पहले से नाप तोल का दूर हटना, या बारी बारी से पास जाना या दूर हटना, यही गुट निरपेक्षता की क्या है, नीति है। कहने का मतलब ये है, यूएसए है, यूएसएसआर है, मतलब इस समय के अकॉर्डिंग कब किसके पास जाना है, कब किसके पास नहीं जाना, धीरे धीरे किसी के ज़्यादा क्लोज हो रहे तो दूसरा बुरा मान सकता है, तो समय रहते ही पीछे हट जाना, मतलब कि काम निकाल के रहना, मतलब कि मित्रता बनाए रखना, दूरी बनाए भी रखना और अपना काम भी निकालते रहना। इस प्रकार की गुट निरपेक्षता की नीति को बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जहाँ फैसलों की बात आती है तो वहाँ ये दूर हो जाता है, जहाँ पे ये शो हो जाए कि नाम जो है किसी एक देश का समर्थन कर रहा है, वहाँ से पीछे हो जाएगा। जहाँ अच्छी पॉलिसी चल रही है वहाँ समर्थन में आ जाएगा ताकि प्रॉफिट मिल जाए। तो किस इस प्रकार के एलिगेशंस इसमें लगाए जा रहे हैं। अब अगला है बुनियादी एकता का भाव। ऑब्वियसली बात है कि नाम के अंदर आज वर्तमान में आई थिंक 125 हो गए हैं, अब 125 देश बोल लो, चाहे 120 बोल लो, 120 ठीक है, बढ़ गए होंगे तो देख लेना, कि आपसी यूनिटी नहीं है इसके अंदर। वो इसलिए आलोचकों के अनुसार गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का क्या अभाव है, और यही चीज़ ना आपको सार्स में भी मिलेगी। सार्स जब आएगा, दक्षिण
एशियाई देशों का संगठन सार्स, ठीक है, साउथ एशियन कंट्री का, तो उसमें भी आएगा ये वाली लाइन कि आपसी एकता नहीं है, ठीक है। सिंपल सा सार्स में बोला जाए कि पड़ोसी देशों में आपसी यूनिटी नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है वो भी। आलोचकों के अनुसार गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव है। समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरुद्ध मोर्चाबंदी करना तो दूर है, वे आपस में भी एक दूसरे की सहायता करने में कोई ठोस योजना नहीं बना सके हैं, ठीक है। अगर आपस में भी कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो हम किस तरीके से हम इसको समाप्त करें, ये सारी चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। ओके, जैसे कि भारत भी गुटनिरपेक्षता का देश है, बांग्लादेश भी गुटनिरपेक्षता का देश। बांग्लादेश और इंडिया दोनों ही गुटनिरपेक्षता के क्या हैं, सदस्य हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये गंगा नदी के पानी के बंटवारे में खुद में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया था कि कोई सल्यूशन ठीक से निकाल नहीं पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप एग्जांपल लिख सकते हो कि दोनों देश अपने ही एक देश के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी कोई अच्छी सकारात्मक पॉलिसी नहीं बना पाते। उसी तरीके से आतंकवाद, ये सारी एक्टिविटी, ड्रग्स, अफीम, इन सब के भी जो हैं गैर कानूनी तरीके से इनका लेन देन कंट्रीज़ में चलता है, फिर भी आपसी देश भी कोई अच्छी पॉलिसी वगैरह नहीं बना पा रहे इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हो। अब आता है बाहरी सहायता पर निर्भर, आउटसाइडर कंट्री पे डिपेंड रहना। गुटनिरपेक्ष देशों की एक बड़ी विफलता ये रही है कि वह बाहरी आर्थिक व बाहरी सहायता पर पूरी तरह निर्भर है। अंतिम सहायता प्राप्ति के लिए उन्हें महाशक्ति का मुंह ताकना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हो, एडवांस वेपन्स या टेक्नोलॉजी के लिए हमें उन पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। वह उनकी शर्तें भी क्या होती है, माननी पड़ती है। अंत गुटनिरपेक्षता का भली भांति पालन नहीं हो पाता, ठीक है ना। यानी कि कभी कभी अपने प्रॉफिट के लिए भी हमें महाशक्तियों के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर, व्यापार संहिता, इन सब में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाई गई पॉलिसीज़ को भी मानना पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से यूएनओ है, यूएनओ के भी अंदर 5 देश हैं स्थाई, वो भी महाशक्ति वाले। उसमें अमेरिका भी है, यूएसएसआर नहीं कह सकते, रूस एक तरह से कह सकते हो, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है। तो एक तरह से ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं और ये उसी को एक तरह से प्रभावित करती हैं, और सबसे ज़्यादा प्रभावित इसमें करा जाता है रूस और अमेरिका के थ्रू। तो वो जो पॉलिसी उसके अंदर बना देते हैं, तो इनडायरेक्टली भी इंडिया हो चाहे कोई भी नया देश हो, उसको मानना ही पड़ता है। और यूएनओ के अंदर 195 कंट्रीज़ हैं, तो उसका भी उनको क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, चाहे गुटनिरपेक्षता की हो, किसी भी संगठन की हो। लेकिन इनडायरेक्टली 2 महाशक्तियों का तो एक तरह से प्रभाव सभी विश्व की देश की राजनीतियों पर पड़ ही जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि है क्या इसके अंदर, या फिर सीधा इतनी बड़ी बात ना लिखे, सीधा सा कह सकते हो कि जब आपको एडवांस टेक्नोलॉजी ये सब चाहिए होता है, तो हमें विदेशी शक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। नाम मात्र की गुटनिरपेक्षता से, नाम का ही है ये और कुछ नहीं। गुटनिरपेक्षता नाम मात्र ही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अधिकांश सदस्य किसी न किसी सदस्य से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, ठीक है। बोला जाता है कि तुम अमेरिका के इसके सदस्य ना रहो, लेकिन मिलते हैं सदस्य कि ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के भी सदस्य हैं और अमेरिका के भी सदस्य हैं, या फिर रशिया के व्यापार, इन सब के भी वो मेंबर हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पाकिस्तान जो है गुटनिरपेक्षता का भी सदस्य है और वो नाटो का भी सदस्य है, ठीक है। और इसमें पॉलिसी का पूरी तरीके से उल्लंघन होता है कि आपको किसी सैनिक संगठन का, महाशक्ति सैनिक संगठनों का सदस्य नहीं बनना है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सदस्य भी बनता है। और यहाँ से ये भी किस्सा शुरू हो जाता है कि गुटनिरपेक्षता के सदस्य आपस में भी लड़ जाते हैं। पाकिस्तान भी है जिसका एग्जाम्पल, लड़ाई झगड़ा आपस में हो जाता है या एक दूसरे पे हमला कर देते। पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चुनौतियों तथा समस्याएं।
ये जो इसमें इसके अंदर जो जो पॉइंट्स आएंगे वो इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जिसमें गुड निरपेक्ष असफलताएं और चुनौतियाँ दोनों में ऐड कर सकते हो पॉइंट। कभी भूल जाओ तो लिख देना बतेरे सारे सारे। गुट निरपेक्ष आंदोलन को आज अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से पहला एक है सैनिक दबाव। ऑब्वियसली बात है कि छोटे देश हैं लेकिन इनकी संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो महाशक्ति इन पे किसी न किसी तरीके का क्या होती है, दबाव बनाती रहती कि हमारे सदस्य बन जाओ, हमारे पार्टनरशिप में आ जाओ। ठीक है, महाशक्तियाँ गुटनिरपेक्ष देशों पर सैनिक दबाव डालती रहती है। अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए महाशक्तियाँ गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाले देशों को अपने सैनिक संगठन के माध्यम से घेरने की कोशिश करती है। भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश के विरुद्ध अमेरिका पाकिस्तान को यानी आर्म्स से सुसज्जित करता रहा है, यानी कि हमेशा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की हमेशा फाइट रही है, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को हेल्प करी कि पाकिस्तान में सैनिक संगठन स्थापित हो जाए, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए, वेपन्स दिए ताकि फ़ाइट वगैरह हो सके। लेकिन फिर भी 1971 में हार गया ये। बम पटाखे लेने से क्या फ़ायदा जब फोड़ने ना आते हो। चलो कोई बात नहीं। दूसरा, गुटनिरपेक्ष देशों में पारस्परिक तनाव एवं वेमनेस यानी कि नफरत। गुटनिरपेक्ष देशों में पारंपरिक यानी कि पहले से आपसी लड़ाई झगड़ा और नफरत घृणा की स्थिति बनी रहती है। गुटनिरपेक्ष देश पर्याप्त रूप से संगठित नहीं है, उनमें तनाव और भयंकर विवाद उभरते रहते हैं। उदाहरण के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों ही गुटनिरपेक्षता के समर्थक हैं, लेकिन कोलंबो शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश ने भारत के साथ गंगा के पानी के बंटवारे के प्रश्न को उठाकर दुनिया के सामने आपसी तनाव का प्रकटीकरण प्रस्तुत कर दिया था। बहुत तनाव हो गया था कि दोनों एक ही संगठन के सदस्य हैं और पड़ोसी देश भी हैं, ठीक है, और आपस में इन सब चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इसकी वजह से गुटनिरपेक्षता की छवि को ठेस पहुंचा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ओके, आगे देखते हैं कि जितने भी आप आंदोलन वगैरह ये सब देख रहे हो ना, कि आगे चल के पड़ोसी देशों, क्या कहते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के संबंध व तनाव, उसके अंदर के पॉइंट आएंगे कि गंगा का मुद्दा बांग्लादेश और इंडिया के साथ कैसा रहा था। अगर बुक के अंदर होगा ये टॉपिक तो पढ़ोगे ज़रूर। चलो, नहीं तो एग्जाम्पल पे लिख सकते हो आप। गुटनिरपेक्ष देशों में अस्थिरता उत्पन्न करना, तो वही है ये वाला महाशक्तियों के द्वारा। महाशक्तियाँ गुटनिरपेक्ष महाशक्तियों का हमेशा याद रखना है यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर, हमेशा जहाँ जहाँ महाशक्ति सामने आ जाए ना वर्ड, तो यूएसए यूएसएसआर याद रखना हमेशा कि इनकी बात हो रही है। और इनके सैनिक संगठन नाटो और वार्सा पैक्ट, नाटो अमेरिका, वार्सा पैक्ट सोवियत संघ या रशिया का। महाशक्तियाँ गुटनिरपेक्ष देशों में हस्तक्षेप करती रहती हैं और अपने गुप्तचरों के माध्यम से अस्थिरता लाने के प्रयास करती है। क्यूबा जैसे गुटनिरपेक्ष देशों में अमेरिका ने CIA के माध्यम से फिडेल कास्त्रो की सरकार को गिराने की बार बार कोशिश की, लेकिन चिली के राष्ट्रपति रूलेंडे की हत्या में CIA का क्या था, हाथ था, कि इन्होंने बहुत कोशिश करी थी। ये क्या नाम है, फिडेल कास्त्रो, क्यूबा का राष्ट्रपति क्या हो जाए, हार जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, सरकार वगैरह गिर जाए। फिर क्यूबा को इनडायरेक्टली सैनिक संगठन के रूप में स्थापित कर दिया गया था रशिया के द्वारा। ठीक है, अब देखो क्यूबा जो है एक सैनिक संगठन में भी स्थापित हो रहा है और क्यूबा जो है गुटनिरपेक्षता का भी सदस्य है, तो यहाँ से उल्लंघन तो हो ही रहा था। ठीक है, समझ आया कि नहीं। और ये CIA, इसका कहने का मतलब यही है कि ये महाशक्तियाँ जो होती हैं इनडायरेक्टली दबाव डालने की कोशिश करती हैं, सरकारें गिरने की कोशिश करती हैं, या यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करती हैं ताकि इनके सदस्य बन जाए। बस, ज़रूरी नहीं है इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन लिखी वही लिखो, वर्ड टू वर्ड आप समझ जाओ और एग्ज़ाम में अपने अकॉर्डिंग लिख सको। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप सिर्फ पॉइंट्स नोट करते रहना, ये जो पॉइंट्स है ना ये नोट करते रहना, तो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में लिखने में और जल्दी से याद करने में। बाकी आपकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। यह मात्र एक नैतिक आंदोलन है। ठीक है, नैतिक आंदोलन हमेशा ऐसे समझ लेना कि जो अपने मन से किए जाते हैं, इसका कोई कानूनी पक्ष नहीं है। ठीक है, खुद से है ये एक वादा, लेकिन कोई कानूनी पक्ष नहीं है।
गुट निरपेक्ष आंदोलन नैतिक अपील सा लगता है, ठीक है ना, एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना है, कोई कानून एक्टिविटी नहीं है। ये मानवता की रक्षा की आवाज़ बुलंद कर सकता है, किंतु शस्त्रों के द्वारा शांति स्थापित नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें हथियारों के थ्रू अगर तुम सोचो लड़ाई झगड़ा शांत कराना है तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। क्या लिखा है, आक्रमणों का प्रतिरोध नहीं कर सकता, अगर कभी अटैक वगैरह हो जाए तो ये अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप की ऑन द फेस निंदा नहीं कर सका था, ठीक है। जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य था अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था, ठीक है ना, तो किसी ने भी सीधे तौर पे किसकी क्या कहते हैं सोवियत संघ की निंदा नहीं करी थी, क्योंकि पावरफुल कंट्री था, कैसे करते, तो निंदा तो करनी चाहिए थी और हमला की भी तैयारी कर सकते थे कि भाई तुमने हमारे देश में गैरकानूनी तरीके से या जो भी है कब्जा किया, हस्तक्षेप किया, जो कि बेकार है। उसी तरीके से अमेरिका ने में इराक वगैरह पे किया था, तो कि गलत था, तो किसी ने भी ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं किया, एलिगेशन वगैरह नहीं लगाया कि जो ये महाशक्तियाँ काम कर रही हैं वो गलत है। ये कहने का मतलब कि गुटनिरपेक्ष सिर्फ प्रार्थना एक अपील है, सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता है, लेकिन कभी भी किसी दुश्मन देश का सामना ये नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर खुद के सदस्य देश पर भी किसी प्रकार का कोई आक्रमण हो जाए तो ये चुप रहता है, ये बोला जा रहा है इसके अंदर। अब है इसका आर्थिक पिछड़ापन का मतलब यही है इसके अंदर कि हमें नई नई टेक्नोलॉजी, मार्केट एरिया, खाद्य सुरक्षा, इन सब के लिए हमें विदेशों पे निर्भर रहना पड़ता है, और इन सब का फ़ायदा उठा के महाशक्तियाँ लालच वगैरह दे के अपने सैनिक संगठन या अपने को सहायता के लिए इनको सदस्य बना देती है। कहने का मतलब ये है आर्थिक पिछड़ेपन के अंदर बड़े देश क्या कहते हैं, लालच देते हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, और बदले में बड़े देश क्या कर लेते हैं, इनके देश में सैनिक संगठन बना देते हैं, संसाधनों का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती है। गुटनिरपेक्ष विरोधी राष्ट्रों की संख्या में क्या है, वृद्धि है। कहने का मतलब ये है गुटनिरपेक्षता के समक्ष ये भी एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि एक तरफ कुछ देश गुटनिरपेक्ष हैं, वहीं दूसरी ओर अपने सैनिक गुट बनाने में तथा दोनों गुट में किसी न किसी गुट का समर्थन करने में लगे हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गुटनिरपेक्ष विरोधी तत्व क्या हैं, मौजूद हैं। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है पाकिस्तान, ठीक है। एक तो खुद से भी संगठन वगैरह बनाता ही रहता है, ठीक है, ऊट पटांग के बम पटाखों की प्रैक्टिस करता है, जो खुद ही के हाथों खुद ही को फोड़ लेता है, ठीक है, खुद ही का नुकसान करता है, ठीक है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है जब एक बार मिसाइल छोड़ दी गई थी पाकिस्तान की तरफ, भले वो बाय मिस्टेक हुई थी, कैसे भी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के जो रेडार्स हैं उनको पता ही नहीं लगा कि उनके देश में कोई मिसाइल आ चुकी है। पता लगा तो 2 दिन बाद पता लगा कि कोई मिसाइल आई है, तो ये गलत बात है ना कि इससे पता लगता है उनके रेडार्स वगैरह कितने ख़राब है, जो कि चाइना का माल है। तो ये सारे तरीके हैं। कहने का मतलब ये है सीधा सा अगर बोला जाए कि पाकिस्तान जो है नाटो का भी सदस्य है और ख़ुद से भी बम पटाखे और गैर कानूनी वाली हरकतें, आतंकवादी को बढ़ावा देने वाली हरकतें ये करता रहता है, जो कि गुटनिरपेक्षता व अन्य राष्ट्रों के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सदस्य हैं फिर भी आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ये बोला जा रहा है इसके अंदर। ओके, आगे देखते हैं। ये तो वही है नैतिकता की, तो रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और एग्जांपल दे दिया, इसमें एग्जांपल देख सकते हो। ये आंदोलन एक नैतिक आंदोलन है, ना कि शास्त्रों द्वारा शांति स्थापित करने वाला आंदोलन। भी अपील कर सकता है, लड़ाई झगड़े से कि शांति स्थापित नहीं कर सकता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अपील जैसा लगता है, ये आक्रमण प्रतिरोध नहीं कर सकता। गुटनिरपेक्ष देशों में केवल 57 देशों ने संयुक्त महासभा के 14 जनवरी 1980 के उस प्रस्ताव में मतदान किया जिसमें अफगानिस्तान से सोवियत संघ सेनाओं की वापसी की मांग की गई थी। तो 9 गुटनिरपेक्ष देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया और 24 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। तो इससे ये पता लग जाता है कि 57 थे
तो उस टाइम 6 सदस्य, जिसमें से 24 ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं करा और 9 ने विरोध कर दिया, और जो बच गए होंगे उन्होंने समर्थन करा होगा। अब ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपस में एक तरह की यूनिटी नहीं है वोट बैंक की कि हम वोट किस तरीके से करेंगे। पारंपरिक या पारस्परिक फेमनेस का मतलब होता है यहाँ पे एक तरह का घेरना, कि गुट निरपेक्षता के अंदर जितने भी देश सदस्य हैं उसमें से आधे से ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। गुट निरपेक्ष देशों में आपसी फेमनेस यानी कि घेरना की भावना बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण है कि संगठित ना होना। उदाहरण के लिए भारत और बांग्लादेश एक और तो गुट निरपेक्ष देश है, परंतु कोलंबो में गंगा जल के बंटवारे को लेकर दोनों में साबित कर दिया कि आपसी फेमने की भावना तथा तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के समक्ष अनेक चुनौतियाँ क्या हैं, मौजूद हैं। उसी तरीके से आप पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो कि पाकिस्तान भी नॉन अलाइनमेंट का सदस्य है, लेकिन फिर भी आज़ादी से लेकर अब तक कितनी बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, ठीक है, और फिर भी उसके बाद भी आज भी पाकिस्तान कोई ना कोई अतरंगी हरकतें करता ही रहता है भारत के खिलाफ, ठीक है, या अन्य देशों के खिलाफ भी करता रहता है, क्योंकि बेकार है। अव्यवहारिता। आलोचकों की इस नीति को सिद्धांत में जितना उपयुक्त मानते हैं व्यवहार में उतना ही भिन्न है, कि जितना इसमें बताया गया है कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन रियलिटी में ये वैसा है नहीं। आलोचक ऐसे कहते हैं। इसमें सैद्धांतिक गुण कितने भी क्यों ना हो, व्यवहारिक में ना होने से ये क्या है, असफल है। जैसे कि बोला जाता है कि सैनिक संगठनों में शामिल नहीं होना है, एक यूनिटी बनानी है, एक साथ मतदान करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, कि ऐसे देश जो सैनिक संगठन के भी सदस्य हैं महाशक्तियों के और गुट निरपेक्षता के भी सदस्य हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें बेकार हैं। अंत कहा जा सकता है कि जहाँ सिद्धांत के धरातल पर इस नीति की स्वाधीनता प्राप्त की है, वहीं व्यवहार के धरातल पर इस नीति ने उसको निभाया नहीं है। यानी कि जहाँ कागज़ों में ये सारे रूल्स रेगुलेशन और शपथ ले रखे हैं इन सभी देशों ने, वहीं पे अगर ज़मीनी लेवल पालन की बात करें तो वहाँ की इसको फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, बातचीत के ज़रिए प्रयोग करेंगे और एक दूसरे के प्रति गलत व्यवहार प्रचार ये सब नहीं करेंगे। तो आप सबको पता है कि भारत और उसके पड़ोसी देश एक दूसरे को किस तरीके से नीचा वगैरह दिखाते रहते हैं। कभी बांग्लादेश हो गया, तुलना करते रहते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान इन सब के साथ भी तुलना करते रहते हैं। यहाँ अखबारों के थ्रू या टीवी चैनल्स के थ्रू आजकल तो आपको पता है कि मीडिया किस तरीके से जहर उगलता रहता है। तो मतलब कि गलत वातावरण पैदा कर देते हैं, जो कि सिद्धांतों में लिखा है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है, तो ये बेकार बात है। बाहरी निर्भरता तो वही है कि दूसरे देश पे निर्भर रहना पड़ जाता है, क्योंकि देखो दोनों चीज़ें इसके अंदर एक असफलताएं और चुनौती दोनों एक जैसे एक पॉइंट है, तो उसमें एक पॉइंट भी क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। बुनियादी एकता का क्या है इसके अंदर अभाव है, कि आपस में ही सारे देश के आधे से ज़्यादा लड़ते रहते हैं, शोषण करते रहते हैं और एक दूसरे के प्रति घृणा ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। राजनीतिक नीति। आलोचकों की इस उधर क्या है ये भाई, ये जो भी इसको पढ़ लेना है, इसको सर उत्तरमूल बोलते हैं, वर्टिकल रूट्स, ठीक है, मतलब कि इसका होता है ऐसी नीति जिसकी जड़ें ऊपर हैं नीचे की ओर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो गुट निरपेक्षता है कि नीति सिद्धांत वगैरह ऊपर ऊपर से बना रखे हैं, ज़मीनी लेवल पे किसी चीज़ की फॉलो नहीं होती है, ठीक है, यानी कि जो चीज़ ऊपर से जितनी हरी भरी दिख रही है वो अंदर से पूरी खोखली है। राष्ट्रीय हित उसके केंद्र में नहीं है, उसमें राष्ट्रीय हित हो जाए ये अलग बात है, उसमें नेतागिरी की भावना है। इसकी नेतागिरी दुनिया के मंचों पर चमकनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि गुट निरपेक्षता के जो आदर्श वाले निर्देश हैं, पॉइंट हैं, उसका ज़्यादा पालन नहीं होता, सब अपने नेतागिरी चमकाने में लगे रहते हैं, इसके अंदर ऐसा आलोचक बोलते हैं। अब आता है असुरक्षित नीति। आलोचकों का मानना है कि गुट निरपेक्षता को सुरक्षित नीति मानते हैं। यदि वे विशाल रक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो उनकी गुट निरपेक्षता सुरक्षित नहीं रह जाएगी, और यदि वे बाहर किसी देश या गुट से सहायता मांगते हैं तो उनकी सुरक्षा
व्यवस्था शुद्ध नहीं होगी, सिचुएशन तो बड़ी खड़ी होगी। 1962 में चीन आक्रमण ने भारत के लोगों को यह आभास कर दिया कि वर्तमान राष्ट्र में जो सर्वथा आदर्श नहीं है, कोई भी चीज़ किसी देश की सुरक्षा को प्रमाण नहीं हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम हमारे पास क्या थे, सहायता नहीं थी, क्या कहते हैं, क्या ओ यार क्या हो गया, हाँ याद आया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा देश उस टाइम सैनिक स्तर पे ये सब मजबूत वगैरह नहीं था, और गुट निरपेक्षता में ये सारी बातें बोली गई थी कि हम क्या करेंगे, सैनिक गुट वगैरह में शामिल नहीं होंगे, सहायता वगैरह नहीं मांगेंगे ये सारी चीज़ें। और उस टाइम आर्मी में भी हमारा कमज़ोर था, और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। जस्ट एक साल बाद ही 1962 में क्या कर दिया था, चाइना ने हमारे देश के ऊपर हमला कर दिया था, और हमें थोड़ी बहुत सहायता भी मांगनी पड़ गई थी, और चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया था। ठीक है, यानी कि हम ये भी नहीं कह पाए कि हम हारे कि जीते, उसने अपने वहीं से कर दिया कि हम जीत गए, और हम उसका किसी प्रकार की आलोचना नहीं कर पाए थे, यानी कि हम उसमें हार गए थे, और हमें संगठन का उद्देश्य तोड़ना भी पड़ा, और हमें क्या कहते हैं, सहायता भी मांगनी पड़ गई थी उसमें। तो इससे ये साबित होता है कि हमें कुछ ऐसी नीति जिसमें बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव हुआ भी है। तो आज भारत परमाणु संपन्न देश है, उस टाइम नहीं था। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बात समझ आई होगी। देखो, अगर इसमें देखो सीधा सा मतलब है, आरएसुरिशी नीची, इनका कहने का मतलब ये है, अगर ये लोग यदि वे विशाल रक्षा व्यवस्था की बात करते तो उनकी गुटनिरपेक्षता सुरक्षित नहीं रह जाएगी। अगर बड़ी आर्मी की बात करेंगे तो सिद्धांत टूटेगा, और यदि वे बाहर से किसी देश या गुट से सहायता मांगते तो उनकी सुरक्षा क्या है, शुद्ध नहीं होगी, ज़रूरतमंद वाले बन जाएंगे। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन हमारे सामने थी। तो 1962 में चाइना इस बात को मानता था कि इनकी खुद की सुरक्षा का कोई एजेंडा है नहीं, और दुश्मन देश से ये मांगेंगे नहीं, या दुश्मन देश या किसी अन्य देश से मांगेंगे नहीं, तो इन पे हमला कर देते हैं, कोई कुछ होगा नहीं। तो ऐसा ही हुआ, 1962 में हम हार भी गए थे, चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम भी कर दिया था, और हमें अन्य देशों से सहायता मांगनी पड़ी। क्या करें, हार गए थे उस टाइम, लेकिन अब नहीं हो सकता, समय बदल गया है। अब अगला है मूल्य रहित नीति। गुट निरपेक्षता कोई विचारधारा तथा सिद्धांत नहीं है, कोई इसकी एक पर्टिकुलर विचारधारा या सिद्धांत नहीं है। जैसे कि नाटो यूएसएसआर की, नाटो और वार्सा पैक्ट की थी, यानी अमेरिका और सोवियत संघ की। अमेरिका की कैपिटलिज्म पूंजीवाद विचारधारा थी, और सोवियत संघ की सोशलिज्म साम्यवाद विचारधारा थी। लेकिन गुट निरपेक्षता की अपनी कोई सही स्थायी विचारधारा नहीं है। आलोचकों का ऐसा मानना है कि गुट निरपेक्ष देशों में एक और जहाँ लोकतंत्र देश है, वहीं दूसरी ओर राजतंत्र वाले देश भी हैं। ठीक है, यानी लोकतंत्र भी है, तानाशाही भी है, कम्युनिस्ट तथा सैनिक गुटों वाले देश भी इसमें हैं, साम्यवादी देश भी है, और सैनिक संगठन वाले देश भी, जहाँ पे सैनिक शासन चलता है। आज कई राष्ट्रों में आपसी तनाव ने युद्ध का रूप धारण कर लिया है। तो ये भी कह सकते हो अलकायदा वाले भी हैं इसके अंदर, अफगानिस्तान में जो कब्जा है। चलो कोई नहीं। नेहरू के नेतृत्व में गुट निरपेक्षता पर भी जो नैतिक मूल्य आरोपित करने की कोशिश भारत ने की थी, वह एक मुद्रमरीचिका के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है मुद्रमरीचिका का कि सिर्फ आँखों का भ्रम है और कुछ नहीं, जो इसके अंदर इतनी सारी पॉलिसी, नीति, आदर्श वगैरह जोड़ रखे हैं, सिर्फ ये आँखों का भ्रम है, ऐसा होता कुछ नहीं है। तथाकथित मूल्य, पंचशील, निशस्त्रीकरण आदि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने समय समय पर क्या करा है, करके इसका उल्लंघन सिद्ध किया है कि गुट निरपेक्षता एक साधारण नीति मात्र है और कुछ नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि समय समय पर इसका उल्लंघन भी किया गया है। जैसे कि बोला गया था हथियार वगैरह नहीं बनाएंगे इसको, बल्कि नष्ट करेंगे। लेकिन हमें तो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार वगैरह चाहिए ना, हम इससे थोड़ी कमज़ोर देश बने रहेंगे। ठीक है, तो हमने परमाणु बम के टेस्ट वगैरह भी किए थे 1978 में, फिर जाके सक्सेसफुल हुआ 1998 में। तो हमने कोशिश करी, फिर पंचशील का आरोप लगाया गया कि चाइना ने के द्वारा कि हमारे आंतरिक मामलों में भारत ने हस्तक्षेप किया, फिर वो हमला कर दिया गया। कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है, बोली गई।
कि मूल्य रहित है, इसके कोई आदर्श नहीं है, कोई विचारधारा फिक्स नहीं है, कोई सिद्धांत फिक्स नहीं है, खुद की जो नीतियाँ बनाई गई उनको भी फॉलो नहीं किया जाता। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के प्रति विश्व के राष्ट्रों का दृष्टिकोण कैसा था, और ये अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट।